हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। ये पहली क्लास है हमारी जहाँ पर हम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को सीख रहे हैं। इस पहली क्लास में हम एग्जामिनर के माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम कितनी भी आंसर राइटिंग अच्छे से समझ लें, कितनी भी मैं चिकनी चुपड़ी आपसे बातें कर दूँ, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे ना कि एग्जामिनर को आपसे क्या चाहिए, क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, या फिर क्या डिमांड है उस एग्जामिनर की जो आपके कॉपीज़ को जांचने वाला है और आपकी कॉपीज़ से आपकी किस्मत को एक बेसिकली परखने वाला है, तब तक आप नहीं समझ पाओगे इस गेम को और इसमें फिर वापस उलझते रह जाओगे प्री एंड मेंस के लूप में। ओके, बट इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर। जिसको नहीं पता, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसे समझा देना चाहता हूँ कि अगले 2 हफ्तों में, यानी ये जो हफ्ता ये वाला और अगला हफ्ता, मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन, फिर अगले हफ्ते के मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, इन 10 दिनों में आपको 10 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल पर। इसके यहाँ पर हम पूरी जो फाउंडेशन है वो ख़त्म कर लेंगे आंसर राइटिंग की, जिसके बाद लाइव सेशंस चलेंगे सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए। एंड उन लाइव सेशंस के ज़रिए वी विल कवर सारे के सारे PYQs एटलीस्ट 5 साल के UPPCS के, एंड बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, टॉपर्स की कॉपीज़ को भी देखेंगे। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर के माइंडसेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसे समझने के लिए ना हमें ये पता लग जाएगा इससे कि एवेल्यूएशन कैसे होता है। तो यानी कि अगर मुझे एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता। एक 5 नंबर मुझे मिले हैं एक 10 नंबर के क्वेश्चन में, और कहीं किसी व्यक्ति को 7 नंबर मिले हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, क्या गोल्डन रूल्स होते हैं आंसर राइटिंग के? क्या ऐसा होता है कि भैया नॉलेज अगर आपको ज़्यादा है तो आपको मार्क्स कम मिलते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों है? कायदे में तो ये होना चाहिए कि नॉलेज अगर ज़्यादा है, ज्ञान आपको ज़्यादा है, तो नंबर भी आपको ज़्यादा मिलने चाहिए। बट ऐसा देखा जाता है कि यार जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है ना, वो सही से उसे प्रेजेंट नहीं कर पाता, एंड इसकी वजह से उसे मार्क्स कम मिलते हैं। इन सब मुद्दों पे बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। ओके, नाउ सबसे पहले बिगेस्ट मिथ क्या है किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के, चाहे वो UPSC है चाहे वो UPPCS है, बिगेस्ट मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ यही है कि आपके पास ज़्यादा ज्ञान होगा तो आपके पास ज़्यादा मार्क्स भी आपको मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अभी हम टॉपर्स कॉपी आगे हम मैंने टॉपर्स कॉपी ली है, तो इस साल की UPSC के टॉपर्स एक मैम है, जेड से नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। सो उनकी कॉपी के एज अ एग्जाम्पल यूज़ करके हम अच्छे से समझेंगे भी इन चीज़ों को। ओके, नाउ एग्जामिनर इज नॉट चेकिंग वेदर यू नो एवरीथिंग और नॉट। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है कि भैया तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी नॉलेज की नहीं, अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि क्या डिमांड है, क्या रेलेवेंसी है, और जो आपका आंसर है क्या वो इजी टू रीड है। कोई फैंसी इंग्लिश आपको यूज़ नहीं करनी, फैंसी हिंदी आपको, संस्कृत यूज़ नहीं कर देनी, बढ़िया सी। आपको सिंपल सिंपल भाषा का यूज़ करना है, ताकि एक नॉर्मल एग्जामिनर भी होगा, ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर को सब कुछ ही आता हो, भाई बेसिक सी बात है, वी आर ऑल ह्यूमंस, ह्यूमंस में फ्लॉज होते हैं, है ना, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो अगर फ्लॉज हैं तो हमारे जो आंसर है वो इजी टू रीड होने चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए, और क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड करते हुए हमें आंसर करना है। नाउ एक बात जो मैंने BSc के दिनों में, जब मैं BSc कर रहा था, आपने भी ग्रेजुएशन के टाइम में ये सुनी होगी कि भाई एग्जामिनर जो होता है ना वो नंबर कम क्यों देता है? कम इसलिए देता है वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आता है। ओके, हंसना मत, ये बहुत वैसी बात है तो बेतुकी लग सकती है, बट इस बात को अगर थोड़ा समझोगे ना कि एग्जामिनर इज जस्ट अ ह्यूमन। ओके, उसके दिमाग में भी 70 चीज़ें चल रही होती हैं। फैमिली का इशू अलग चल रहा होगा, जस्ट सपोज करो, जस्ट उसके जूतों में अपने, उसके शूज़ में अपने पैर डाल के देखो, यू विल फाइंड आउट कि भाई फैमिली का इशू है, 70 चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। उसे अगर 100 कॉपियाँ चेक करनी है एक दिन की, तो वो क्या चाहेगा आपसे, है ना? आपसे एक पर्टिकुलर डिमांड रखेगा। सो मैं कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट एग्जामिनर होगा, बट आपके जो GS पेपर हैं, खासकर GS 1 से लेके 4 तक, या फिर GS 5 और 6 को भी मैं काउंट कर लूँ, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज की बात डिमांड नहीं रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार इकोनॉमी का क्वेश्चन करेगा एक एग्जामिनर चेक, और फिर दूसरा सेकंड क्वेश्चन अगर पॉलिटी का आ गया तो वो चेक नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। सो सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो मतलब उसे पता है, ज्ञान है हर चीज़ का, बट वो ऐसा नहीं है कि वो एंथ्रोपोलॉजी का विशेषज्ञ है पूरा, उसे वही चाहिए। ठीक है, सो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको एग्जामिनेशन जो देना है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के माइंडसेट से नहीं देना जैसे हम पहले देते थे। फिर एग्जामिनर कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है जिसको बिल्कुल आपको बिल्कुल डेप्थ में आपको समझाना है, अच्छा ये होता है ये होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको जब मैं PYQs अभी उठाऊंगा ना, अभी टॉपर्स कॉपी, तो आपको ये बहुत अच्छे से हाईलाइट भी करूंगा अभी। ओके, नाउ इस पॉइंट को अच्छा पकड़ के रखना आप।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करता हूँ, एक एक्सपीरियंस इवेल्यूएटर है, ठीक है, उसे पता है कि भैया एक दिन में अगर 50 कॉपियाँ जांचनी है, 10 कॉपियाँ जांचनी है, 10 कॉपीज़, ठीक है, 10 कॉपीज़ का मतलब पता है क्या है, 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन, वो भी यूपीएससी के 200 क्वेश्चन, अपने आप में बहुत हेक्टिक काम है। इतना करना मजाक बात तो नहीं है, तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा भी उनके पास। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन में उन्हें काम करना है। 100 कॉपीज वो चेक कर रहे होंगे जो भी, फिर उनको कीवर्ड्स उनको दिखने चाहिए। ऑब्वियसली कोई कॉपी है उसमें कीवर्ड्स अगर नहीं दिख रहे तो मार्क्स क्यों मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इस मुद्दे पे बात करता हूँ ना, तो ये बात आप समझ लो कि जस्ट सपोज करो मेंस कितने बच्चे लिखते हैं, लगभग 14,000 बच्चे लिखते हैं। यूपीएससी की एग्जांपल ले लेते हैं, 14,000 बच्चे लिख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस है तो 6 जीएस के पेपर हो गए, एक ऐसे का पेपर हो गया, लैंग्वेज के कुछ पेपर्स हो गए। अगर यूपीएससी की बात करता हूँ तो 4 जीएस के पेपर हो गए, 2 ऑप्शनल के पेपर हो गए, एक ऐसे का पेपर हो गया और एक लैंग्वेज के पेपर्स हो गए 2। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर नॉर्मल 6 जीएस के पेपर की बात कर लेता हूँ और एक एग्जामिनर 100 बच्चों के पेपर चेक करता है, तो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो 600 पेपर लिख रहे हैं ऑन एन एवरेज। 600 पेपर का मतलब समझ रहे हो, 12,000 क्वेश्चन हो गए। 600 इंटू 20, 12,000 क्वेश्चन। 12,000 क्वेश्चंस को चेक करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर वर्टिकली रीड करता है, एग्जामिनर हॉरिजॉन्टली रीड नहीं करता। इस पॉइंट को भी हाईलाइट रखो और रोक के रखो इस पॉइंट को भी। जब टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे से हाईलाइट भी करूँगा, और खासकर मैं अभी यहाँ पर भी इसे हाईलाइट करने वाला हूँ अच्छे से। सो एग्जामिनर को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए आपके आंसर में, हेडिंग्स चाहिए, सब हेडिंग्स चाहिए, अंडरलाइंस, डायग्राम्स, पॉइंट्स। आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उस सब में हम इनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना सीखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडिंग कैसे डाली जाती है, हेडिंग अपने घर से उठा के लाओगे नहीं, क्वेश्चन में से निकालनी है। सो क्वेश्चन को रीड करते हुए वहाँ से हेडिंग कैसे निकालनी है उन पे भी बात करेंगे। अंडरलाइंस कैसे करने होती हैं, डायग्राम, इन सब पे डिस्कस हो जाएगा 10 वीडियोज़ में। हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है, वो है 30 सेकेंड रूल। इस रूल को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है, कि 30 सेकेंड है एग्जामिनर के पास। भाई सीधी बात है, मेरे पास एक कॉपी है, जस्ट सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर एक कॉपी रखी भी है, ठीक है, लेट सपोज ये विजन आईएएस की एक कॉपी है। अब अगर मान लो मैं इस एग्जामिनर हूँ, मैंने इस कॉपी को खोला है, जीनिया अरोड़ा मैम की कॉपी है ये। इस कॉपी को खोलूँगा, सबसे पहला जाएगा मेरा इंप्रेशन यहाँ पर। मैंने ये देखा, ठीक है, ये देखा, ये देखा, मैंने रीड भी नहीं करा कुछ, बट मुझे कुछ लग रहा है कि अच्छा कुछ तो स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट है, ठीक है। मुझे दिखने को लग रहा है कि यहाँ पर चलो बहुत अच्छे से इंट्रो हो ना हो, बट इंट्रो है, अलग से दिख रहा है, हेडिंग दिख रही है, पॉइंट्स दिख रहे हैं, बहुत हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स हैं अच्छे से, ठीक है। आगे देखोगे फिर पॉइंट्स है, अंडरलाइंड वे में है, ठीक है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, यहाँ पर भी कुछ फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बनाया हुआ है, ठीक। इससे क्या है, इससे मुझे स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट पता लग रहा है ना। एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है, यही चाहिए कि पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सेकेंड्स में ही मैंने देख लिया कि अच्छा ये कॉपी थोड़ी डिसेंट लेवल की है ना, भले ही बहुत अच्छी ना हो, कैसे कंटेंट है वो तो पढ़ के पता लगेगा, बट एटलीस्ट 30 सेकेंड में आई हैव अ डिसेंट आइडिया कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा मेरे दिमाग में, है ना। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर जो भी है, फॉर्मेट अभी मैंने दिखाया अच्छे से, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो दिख रहा है ऊपर ही, तो क्या वो सही से विजिबल है या नहीं है, रेलेवेंट डायमेंशंस को एड्रेस किया है या नहीं है, एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है या नहीं है, कंक्लूजन है या नहीं है, या डायग्राम्स या फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से दिखाए हैं या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इन सब पॉइंट्स को प्लीज लिख लेना कॉपी में, ओके। नाउ जस्ट सपोज करो कि एग्जामिनर को सर्च करना पड़ेगा। ये रही आपकी कॉपी, लेट सपोज ये वाली कॉपी है आपकी। यहाँ पर हमें नहीं पता, हमने कुछ अंडरलाइन नहीं करा, ये हमने किताब लिख दी है, सही एक बुक छाप दी हमने, ठीक है, पैराग्राफ पे पैराग्राफ छाप दी हमने। यहाँ पर एग्जामिनर को हमने कुछ हाईलाइट नहीं करा, हमने कुछ समझाया नहीं, यहाँ पर एग्जामिनर को सर्च करना पड़ रहा है। सर्च करने पढ़ने से ही यहाँ पर आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन नंबर माइनस हो जाएंगे, याद रखना। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को लोड नहीं देना यार, वो तो वैसे ही लोड में है। जस्ट सपोज करो वो 50 कॉपियाँ चेक कर रहा है, 50 कॉपी में से एक कॉपी आती है उसके पास जो इस तरीके से अच्छे से दिख रहा है कि अच्छा हेडिंग इंट्रो ये रहा, कंक्लूजन ये रहा, हेडिंग नंबर 1 ये है, हेडिंग नंबर 2 ये है, 3 पॉइंट्स ये रहा, 3 पॉइंट्स ये रहा, 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं।
दूसरा क्या है, एक बंदा ये आ गया जहाँ पर कुछ सही से विजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, इसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अच्छे से प्रेजेंटेशन है, अच्छे वे में इसने प्रेजेंट किया अपना आंसर्स। हालांकि अभी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लेना अपने दिमाग में, या अपने शॉर्ट नोट्स में, या फिर रफ कॉपी में जहाँ पर आप नोट कर रहे हो, इस फॉर्मेट को अच्छे से ऐसे दिखा लेना, ताकि आपको याद रहे। जब हम आंसर राइटिंग में और डीप डाइव करेंगे, आगे वीडियोज़ में बात करेंगे, तो मैं इन बातों पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तब हम इन बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। नाउ एक मार्क्स पिरामिड को भी समझो। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, ABCD क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी कोई होगा, तो आंसर तो देना ही देना है, वो तो कंटेंट है आपका, ठीक है। बट जो 60% मार्क्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कैसी है करी है आपने, प्रेजेंट कैसे कराया आंसर, आपने कंक्लूजन कैसा दिया है ना। क्योंकि खुद सोच के देखो भाई, ये रहा मेरा एक आंसर, मैंने यहाँ से पढ़ना चालू करा, इंट्रो देखा, पॉइंट्स देखे, हेडिंग देखी, पॉइंट्स देखे, हेडिंग देखी, कंक्लूजन देखा। सबसे पहला मैंने टिक करा कि प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, बट जो लास्ट लाइन में कहीं ना कहीं पढ़ने वाला हूँ ना किसी भी क्वेश्चन की, वो क्या होने वाला है, उसका कंक्लूजन। देन कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। इसीलिए कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि कंक्लूजन को जितना शॉर्ट रख सको रखो। क्यों? कंक्लूजन को तुम ज़्यादा ब्रॉड करोगे, वहाँ फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, पहली बात, ज़्यादा फंसने के चांसेस रहेंगे। दूसरी बात क्या है, कंक्लूजन को शॉर्ट रखोगे तो एग्जामिनर यहाँ पर ध्यान कम देगा, वो ध्यान देगा इस स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अगर कंक्लूजन ये आपका 4-5 नंबर का, 4-5 लाइनों का हो गया, तो वो एग्जामिनर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देगा लास्ट में, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी, डिमांड आप एड्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्ट्रक्चर, कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी एक डिमांड होती है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में भी, लाइव सेशन में आपको मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़। क्वेश्चन में अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट होता है, एक सब पार्ट होता है, उन पार्ट्स को आपने सही से दिखाया है, उन पार्ट्स को आपने हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में प्रेजेंट किया है नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने में। पास तो छोड़ो, आपको अगर बैठना भी ना तमीज़ से, तो आपको ये चीज़ अच्छे से दिखानी पड़ेगी, ओके। देन अगेन, कंटेंट इज द किंग, बट स्ट्रक्चर, डिमांड, कंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन इज द क्वीन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPCS का एग्जामिनेशन हो, ठीक है। नाउ ये समझ लो कि एग्जामिनर को क्या पसंद नहीं है, व्हाट एग्जामिनर हेट्स। क्योंकि भाई मुझे पता है, मेरी किस्मत, मेरे जो 3 घंटे हैं, मैं उसमें कुछ भी लिख के आऊँगा, वो एग्जामिनर के हाथ में है, और एग्जामिनर को जो नहीं पसंद होगा वो तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। सो राइटिंग एवरीथिंग दैट आई नो, अगर मैं सब कुछ वो लिखने वाला हूँ जो मुझे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास शब्द कम पड़ने वाले हैं। किसी पॉइंट में मुझे 5 वर्ड लिखने हैं, तो मैं तो भाई 20-25 वर्ड लिखूंगा, मुझे सब आता है। तो जब सब आता है तो क्या मैं स्ट्रक्चर को फॉलो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ये पैराग्राफ बन के रह जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ओके। सो राइटिंग एवरीथिंग यू नो इज नॉट द डिमांड ऑफ द आंसर। जो डिमांड है उसको देखो। डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, डिस्कस हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है। सो इस टाइप के जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, हम उन पर अच्छे से चर्चा करेंगे बाद में, बट इनको इग्नोर नहीं करना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, इंट्रो नहीं है, बॉडी नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मार्क्स कम मिलेंगे। कोई डायमेंशंस को आपने एड्रेस नहीं कराया सही से, है ना। आपने कहानी लिख दी है, कहानी नहीं लिखनी, ठीक है। आपको कहानी नहीं लिखनी, आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है बस, ठीक है। नाउ अगेन, व्हाट एग्जामिनर लव्स, जो एग्जामिनर को प्यारा होगा वही आप लिखोगे। रेलिवेंट आंसर्स, स्ट्रक्चर्स, डायमेंशंस, वैल्यू एडिशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ आप सॉल्व करोगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट क्या है ये समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो माइंडसेट है ना, यही अपने आप में चाबी है इस एग्जामिनेशन की, कि भैया मैं लिखूंगा क्या, ये सोचने वाली बात है। व्हाट शुड आई राइट, एक बंदा है वो ये पूछ रहा है, दूसरा बंदा क्या पूछ रहा है, दूसरा जो स्टूडेंट है वो ये पूछ रहा है कि भाई व्हाट डज एग्जामिनर वांट टू सी, ठीक है, एग्जामिनर होगा। सो व्हाट डज एग्जामिनर वांट टू सी, कि भाई मैं क्या लिखूंगा वो तो मेरे हाथ में है, बट एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, इंपॉर्टेंट तो वही है ना एट द एंड। मैं क्या लिखता हूँ क्या नहीं लिखता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ रहा। सो आई हैव टू एड्रेस द डिमांड जो एग्जामिनर को चाहिए, ना कि जो मुझे आता है। सो
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस चैलेंजेस इन वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। जो भी सरकार डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस हैं उन्हें डिस्कस करना है। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ व्हाट शुड आई राइट, ठीक है, मुझे क्या लिखना है, तो साफ साफ क्वेश्चन बोलता है कि चैलेंजेस लिखो, बात खत्म करो, है ना। अगर मैं ग्रेजुएशन के पेपर की बात कर रहा था तो मैं तो ये बोलता चैलेंजेस लिखो, खत्म करो, कुछ नहीं लिखना। बट अगर यूपीएससी की बात करते हैं, इस एग्जाम की बात करते हैं, तो आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ठीक है। आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, है ना, शायद टीवीएफ की थी वो, उसमें भी इस चीज़ पे बहुत जोर दिया गया है। नेगेटिव माइंडसेट नहीं, आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है ना। तो यही चीज़ है, आपको चैलेंजेस तो दिखाने ही दिखाने हैं, बट उसका कॉज क्या है, उस पर उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पर, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर जो आपको प्रेजेंट करनी है। आगे वीडियोस के थ्रू हम इस पर और चर्चा करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, बट इन चीज़ों को समझते रहो, अपने अंदर इंग्रेन करते रहो, ठीक है। सो आज का असाइनमेंट है आपका कि जिस तरीके से मैं अभी आपको 2 4 5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एनालाइज, ठीक है, बस उसी तरीके से, कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ कम नहीं करना, जो मैं करके बताऊंगा आपको वही देखना है। 5 टॉपर्स की कॉपी उठानी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जो मर्जी है आपका, GS1 उठाना है, GS2 उठाना है, GS3 उठाना है, GS4 5 6 जो उठाना, बट 5 टॉपर्स कॉपी को आप एनालाइज करोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस नाउ। सबसे पहले बात करते हैं विजन IAS की, जो मैंने टेस्ट सीरीज से उठाया है, ओके, उनकी वेबसाइट से। लेट्स सपोज यहाँ पर देखते हैं, ये जो पहला सेशन था, ये सेशन में हमने बात की थी कि एग्जामिनर को क्या चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ना, अभी क्वेश्चन को एनालाइज करना, यहाँ हम कंटेंट पे नहीं जा रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन किसी पे नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर 5 जो कॉपीज़ हैं जो आप देखोगे, उन कॉपीज़ में यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। एग्जामिनर को जो डिमांड चाहिए, वो 30 सेकेंड जो रूल है ना, 30 सेकेंड रूल, क्या वो ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस उसको देखो। बस क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। हाउ, अब जैसे मैं अब कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करोगे बाद में, ओके, ध्यान रखना। So, how is rapid growth of the food processing industry leading to food safety challenges in India? Again, मैंने आपको challenges वाला भी क्वेश्चन कराया था, तो वही challenges की बात कर रहा है कि भाई रैपिड ग्रोथ हो रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उससे फूड सेफ्टी पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मुझे एक कीवर्ड देखने को मिलेगा कि रैपिड ग्रोथ हो रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड सेफ्टी चैलेंजेस, ठीक है। सो रैपिड ग्रोथ से रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, वो एग्जामिनर को चाहिए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट, बहुत शॉर्ट पॉइंट है। इनफॉर्मलाइज सेक्टर, 90% FPI एंटरप्राइजेज अंडर इनफॉर्मल इकोनॉमी, लैक ऑफ रेगुलेटरी टेनोर, ठीक है, रेगुलेटरी यूनिफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, इस टाइप से एक पॉइंट लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। इंस्पेक्टर राज हो गया, रेड टेपिज्म हो गया, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या दिखाती हैं, और ये चीज़ें हाईलाइट भी हैं, देख रहे हो, हर जगह आप देखोगे कीवर्ड है, तो एक सब हेडिंग है, उसको बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर अंडरलाइंड है जो भी आपके मेन चीज़ें हैं। एग्जाम्पल है, उसे ब्लॉक में डाल दिया एग्जाम्पल के उसकी हेडिंग को, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा डायग्राम टाइप का, वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर एक छोटा सा डायग्राम टाइप का है, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन, ज़्यादा बड़ा कंक्लूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर PDS सिस्टम ऑफ इंडिया, फेयर प्राइस शॉप ट्रांसफॉर्मेशन इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस, डिस्कस। ये कह रहा है भैया, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान, FPS जो होता है, का प्रारंभ एक विकासशील प्रक्रिया है। इट्स अ डेवलपिंग प्रोसेस, इवॉल्विंग प्रोसेस, ओके। इस पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अगेन सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, पढ़ने जाओगे इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ओके। FPS है तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, 2 4 चीज़ें वो आ गई फटाफट। अब सोच के देखो, FPS को इस तरीके से लिखा जा सकता था, FPS पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, बट वो कहीं ना कहीं स्पेस ज़्यादा खाता, इसलिए क्या करा है उन्होंने, एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से मोल्ड कर दिया, है ना। अब ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, डोंट वरी, बट ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा समझते रहना है, ठीक है, ये चीज़ पकड़ते रहना। अभी जब एनालाइज करोगे तो इन चीज़ों को थोड़ा देखते रहना, ठीक है। इवॉल्विंग प्रोसेस है, क्वेश्चन में पूछा था इवॉल्विंग प्रोसेस, हेडिंग दी है, तो इवॉल्विंग प्रोसेस यहाँ पर आ गया, ठीक है। इश्यूज फेस्ड और सॉल्यूशन क्या है, इश्यूज सॉल्यूशन, सब कुछ वहीं दे रखा है, सिंपल। अगेन कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी रहते हैं, वो क्या है और क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। अगेन
हेडिंग्स, हाईलाइट, हाईलाइट, हेडिंग्स, सब कुछ है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया पॉइंट्स में हो सकता था बट जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि स्पेस सेव करनी थी, तो यहाँ पर, ठीक है। अगेन पॉइंट्स में हो सकता था बट जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि स्पेस सेव करनी थी, ठीक है। सो मैं चाहूँगा जब आप पेपर्स को अपने एनालाइज करो, भी 5 पेपर्स को उठाओगे एनालाइज करोगे, तो बस इसी मुद्दे पर थोड़ा एनालाइज करना है। एक बार क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से देखना अच्छा क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या पूछ रहा है, हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, उससे लैंड रिफॉर्म्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसे डिस्कस करना है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर नीड क्यों है उसकी, 4-5 पॉइंट्स। अभी 4-5 पॉइंट्स अगेन हेडिंग्स में आ सकते थे बट स्पेस लेते फालतू का, इसलिए पॉइंट्स मैंने नहीं डाला है। अगेन रोल ऑफ डिजिटाइजेशन, पॉइंट्स, छोटी सी बात, जो भी पॉइंट है और छोटी सी जो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हो सकता है वो ऐड कर दिया गया है। बस यहाँ आपको देखने को मिला 7-8 पॉइंट है। एग्जामिनर को साफ इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यार इन्होंने क्या करा है, एक क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट तो ये हो गए, इसके अलावा 7-8 पॉइंट तो यहीं पर हाईलाइट कर दिए हैं। एंड दिस इज़ वॉट मेक्स द आंसर ब्यूटिफुल। एक चीज़ को लेकर बैठना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मिटी इनइक्वालिटी डायग्नोसिस की बात करते हैं। सो इनेबलिंग फॉर, भाई मेरे को नहीं पता ये क्या, आई एम सॉरी मैं राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, ओके जो भी है, सो लेट इट बी। वर्नाकुलर की बात करते हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का, डिजिटाइजेशन के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग कोहेरेंस हो रही है विद डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है कोई भी पॉइंट, ठीक है। आपको इस चीज़ को पकड़ना है अगले अपने किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ पर भी देखो शॉर्ट पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्ट डायग्राम, अगेन वापस से डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है और बहुत अच्छे से दिख भी रहा है। सो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर है और यही आंसर आपको पकड़ना है, यही एग्जामिनर की डिमांड होती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप प्लीज़ विजन आईएएस की वेबसाइट पे या किसी भी एग्जामिनर की किसी भी एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाकर, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर, आई एम सॉरी, तो वहाँ पर आप कॉपी डाउनलोड करना, टॉपर्स कॉपी, और वहाँ से उसको एनालाइज कर लेना प्लीज़। आपका होमवर्क है और जो इसको करके आएगा उसे अगली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, 5 टॉपर्स कॉपी प्लीज़ एनालाइज करना। इसके अलावा जिसको नहीं पता है, यूट्यूब चैनल अभी बीच में फ्रीज़ हो गया था 1 हफ्ते के लिए बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, तो प्लीज़ हाइप, लाइक, कॉमेंट एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।